ओके, तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 3 इंडस्ट्रीज का यहाँ जिक्र किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है एंड सर्विस इंडस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा जो लेबर फोर्स है एम्प्लॉयड वो एग्रीकल्चर में है, नंबर 2 पे फिर सर्विस सेक्टर है और फिर नंबर 3 जो है वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो हालांकि पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर था, लेकिन अब सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा काफ़ी लोगों को जो है वो एम्प्लॉयड करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये एक्सीडेंट सेक्टर वाइज एक्सीडेंट यहाँ बताया गया है कि इसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर सबसे टॉप पर है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में होते हैं। ये पाकिस्तान बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, लेकिन ये थोड़ा पुराना डेटा है। अभी भी सूरत हाल की बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। इसी के मुताबिक ये तकरीबन तो 49.8% आम तौर पर जो लोग हैं वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है, फिर आपके पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फिर रिटेलर एंड होलसेलर है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये 4-5 सेक्टर्स को इसमें देखा गया है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, रिटेलर है, कम्युनि ये है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग है और एग्रीकल्चर है। तो ये जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा दो जो सेक्टर, एक तो टेक्सटाइल है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस होते हैं। फिर इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी काफ़ी केसेस होते हैं। तो ये ओवरऑल एक आपको दिखाने के लिए था। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि ये जीडीपी में तकरीबन 25% तक कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें मेन इंडस्ट्रीज इसकी जो है टेक्सटाइल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, शुगर है, फूड प्रोसेसिंग है, ऑयल एंड गैस। तो ये मेन इंडस्ट्रीज हैं इस उसके अंदर। ये हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इतना बेसिक जो है ये लेक्चर था। और आज ये वाला लेक्चर जो है वो हमारा ख़त्म होता है, लेकिन इस आज के लेक्चर के साथ साथ हमारे पास एक और भी चीज़ है जिस जो हम HRIS से रिलेटेड जो है वो हमने पढ़ना है। तो HRIS जो है वो उसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं जो है मूव कर रहा हूँ HRIS के ऊपर, क्योंकि HRIS भी आज के लेक्चर का जो आउटलाइन दी हुई है आपकी, उसके मुताबिक ये हमारा पार्ट है। तो उसको हम फिर स्टार्ट करते हैं अगर कोई आपका सवाल नहीं है तो। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। HRIS जो है इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। HRIS को एक्चुअल पढ़ने से पहले हमें जो है वो HRIS की जो है वो हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ HR के ऊपर हम बात करते हैं। प्री वर्ल्ड वॉर जो 2 है उसमें ज़्यादातर लोग जिस बात पर बात करते थे, जिस उसमें HR में, दैट्स कॉल्ड द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्री वर्ल्ड वॉर सेकंड से स्टार्ट हुआ, जिस जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात आई तो जिसमें ह्यूमन रिलेशन, मूवमेंट, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, जॉब एनालिसिस, यूनियंस जो है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये लोग जो है जिसमें फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, जॉब एनालिसिस और यूनियंस के ऊपर इन्होंने काम किया। देन मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट एरा दैट्स कॉल्ड द सोशल इशू एरा, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो बात की गई। Then moving toward the next era that's called the cost effectiveness era, जो कि 90s 80 और 90s का एरा है, जिसके अंदर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया गया। एंड नाउ इन 1999 टू प्रेजेंट अब तक जो है वो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा कहा जाता है, जिसके अंदर इंटरनेट इनेबल वेबसाइट्स, वेब सर्विसेज हैं, HR बैलेंस स्कोर कार्ड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, बेस्ट फिट बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, HR प्लानिंग, HR मैट्रिसेस,
इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। दैट्स इंक्लूडेड और इन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड विदाउट द टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। इसलिए जो है वो टेक्नोलॉजी का स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब से आया उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा एचआर के अंदर। तो इसको हम आगे और मज़ीद फर्दर बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन-कौन से होते हैं? फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो इस यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, तो जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आमतौर पर उसके अंदर ये 3 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है, जिसमें नॉलेज है, उसकी स्किल्स और एबिलिटी। इन 3 चीज़ों की बेसिस पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बट यहाँ पर ये बेसिक जो है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी केएसए जो है उसकी बेस पर किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को जो है उसकी कॉम्पिटेंसी को आमतौर पर मेजर किया जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट जो है वो हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें जो है वो कलेक्शन ऑफ द डेटा है, प्रोसेस ऑफ द डेटा है, ट्रांसमिटेशन एक एक से दूसरे उसमें जो है वो अगर कोई चीज़ शिफ्ट करनी है डेटा को तो वो आप कर सकते हैं। देन डिसेमिनेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा है या शेयरिंग ऑफ द डेटा है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं। आप जिसमें डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डेटा को जो है वो शेयर कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं। Then we have what is HRIS basically. That is the system used to acquire, store, manipulate, analyze, and distribute information to support HRM and managerial decisions. ये एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसे सपोर्ट की जा सके, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, ताकि वो टाइम पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और अपनी सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसे बेहतर कर सके। ताकि जो मैनेजर्स हैं वो अपने डिसीजन जो है बेस्ड ऑन द डेटा जो है वो ले सके। तो डेटा के बेस पर जो डिसीजंस आमतौर पर आप ले रहे होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एचआरआईएस होना चाहिए। क्योंकि अब डेटा की बात आ रही है तो हम जो है एचआर मैट्रिसेस और पीपल एनालिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। कोई किसी को ये मालूम है कि व्हाट डू यू मीन बाय एचआर मैट्रिसेस? कभी ये वर्ड सुना है आपने एचआर मैट्रिसेस का या पीपल एनालिटिक्स का? नो सर। ओके, तो असदुल हक आपने ये वर्ड सुना है एचआर मैट्रिसेस क्या होते हैं? सर मुझे याद नहीं है, आई थिंक कि मैंने सुना है बट इसकी मुझे डेफिनेशन नहीं याद। आपकी नज़र में क्या होता है ये? मतलब लेमैन सर जी। इवेल्युएट करते होंगे कि ग्राफ यानी कि ग्राफ जो है वो डिफाइन करते होंगे उस चीज़ को। ठीक है, और कोई है जो बता सके एचआर मैट्रिसेस के हवाले से कुछ पता है? नाम सुना होगा किसी ने? ओके, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एचआर मैट्रिसेस जो है दैट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, देखिए अब तक ये बहस होती चली आ रही है इतने सालों से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स वाले ज़्यादातर जो है वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है अपनी मेजरमेंट को, अपनी एचआर की परफॉर्मेंस को आमतौर पर जो है वो बताते रहे हैं। लेकिन एचआर की परफॉर्मेंस को सब्जेक्टिवली बताना, क्योंकि बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो है वो उसको सब्जेक्टिव की बजाय क्वांटिटेटिवली बताते हैं। जैसे मार्केटिंग वाले हो गए तो वो अपना रेवेन्यू बता देते हैं, जो फाइनेंस वाले हैं तो वो अपनी हैंडलिंग फाइनेंस की बता देते हैं, जो प्रोडक्शन वाले हैं वो यूनिट बता देते हैं। इसी तरह जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए सब्जेक्टिव से क्वांटिटेटिव की तरफ कैसे जा सकता है। तो उसके लिए फिर ये एचआर के मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस कराई गई जिसके अंदर एचआर की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिवली थ्रू फार्मूलाज, थ्रू मैथमेटिकल फार्मूलाज, थ्रू स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज आप कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आपने कैलकुलेट करना है, तो आप फार्मूलाज के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्नओवर रेट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप एचआर की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एम्प्लॉई प्रॉफिट पर एम्प्लॉई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आप तमाम एरियाज एचआर के जितने भी हैं, इसकी हजारों की तादाद में मैट्रिसेस हैं, बट you can use only those matrices which is required for your decision making। यानी आपको किसी भी डिसीजन के लिए कोई मैट्रिसेस चाहिए तो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो क्वांटिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडेड इन द मैट्रिसेस, बट डिसीजन मेकिंग के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके जो हम डिसीजन लेते हैं, दैट्स कॉल्ड द पीपल एनालिटिक्स या एचआर एनालिटिक्स। एचआर एनालिटिक्स और पीपल एनालिटिक्स ये दो चीज़ों का जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम है। तो जिसके अंदर पीपल एनालिटिक्स के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन लेने का मतलब क्या है कि हम जो है जो डेटा थ्रू एचआर मैट्रिसेस हमने कैलकुलेट किया, उसका एनालिसिस करते हैं थ्रू एचआर एनालिटिक्स, थ्रू पीपल एनालिटिक्स हम उसका एनालिसिस करते हैं, देन वी कैन यूज दिस डेटा इनटू आवर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल जो है हमने देखा कि हमारी कंपनी के अंदर जो है वो टर्नओवर रेट ज़्यादा है। अब हम फैसला करना चाह रहे हैं कि ये टर्नओवर रेट को कैसे कम किया जाए। ये हमें फैसला करना है। तो आप टर्नओवर रेट को कम करने के लिए अब टर्नओवर जो है उसको आप एनालाइज करेंगे। जब आप एनालाइज करने के लिए जाएंगे तो फिर आप डेटा को हाइपोथेटिकली रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनसेशन के डेटा को आप रिलेट करेंगे विद द विद द डेटा ऑफ द टर्नओवर। आप टर्नओवर को रिलेट करेंगे विद द डेटा ऑफ रिक्रूटमेंट। आप टर्नओवर को रिलेट करेंगे विद द डेटा ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन चीज़ों से आप रिलेट करने के बाद ये डेटा जो है वो आपको हाइपोथेटिकली टेस्ट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वो कौन से रीजंस हैं एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसाइल है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जा रहे हैं। तो आप हाइपोथेटिकली जब आप उनको रिलेट करेंगे तब जो है आगे कर सकते हो। इसी तरह आप ये देखना चाहते हैं कि क्वालिटी हायरिंग जो है वो हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपने हायर किए लेकिन आपके रिक्रूटमेंट जो है वो क्वालिटी रिक्रूटमेंट नहीं है। तो आप रिक्रूटमेंट के सोर्सेज़ को लेकर टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर टेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपस में मैच करेंगे तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एक्चुअल में जो इश्यू है वो कहाँ पर है। तो इस तरह हम डिसीजन ले सकते हैं बाय यूजिंग द एचआर मैट्रिसेस इन द पीपल एनालिटिक्स। तो हम उन मैट्रिसेस को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आमतौर पर डिसीजन ले रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इट इंक्लूड दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पीपल फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन द डेटा। तो एचआरआईएस के अंदर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, इसमें लोग भी काम कर रहे होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और डेटा इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, ट्रेडिशनली इज़ अ पेपर सिस्टम। ओल्ड जो है वो लोग ज़्यादातर काम जो है एचआर में मैनुअल करते थे, लेकिन एचआरआईएस ने सारे काम को जो है वो मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। तो ये दैट इज़ एचआरआईएस। The system generate accurate and timely imply information to fulfill the organization objective। तो आपको accurate और timely, efficiently अगर कोई information चाहिए तो आप HRIS के जो different softwares हैं उसके थ्रू जो है वो आप वो information ले सकते हैं ताकि organization के objective को properly achieve किया जा सके। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एचआरआईएस के। तो एचआरआईएस के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें टू मेक द डिजायर्ड एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द राइट फॉर्म टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो जो है सही बंदे को सही वक्त पे प्रोवाइड करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है एचआरआईएस का। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना और जो है इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, टू मिनिमाइज द कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग डिजायर्ड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिजायर्ड और अप टू डेट इंफॉर्मेशन देकर आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं।
आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं जब आप डेटा प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। आप डेटा की सिक्योरिटी को और प्राइवेसी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आप इसी तरह जो कनेक्टिविटी है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 यूनिट के दरमियान जो कनेक्टिविटी है, वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है एचआरआईएस के थ्रू। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एचआरआईएस के, लेकिन ये दीज़ आर द फ्यू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरआईएस। ओके, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एचआरआईएस? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ईएचआरएम बेसिकली दैट इज़ द एप्लीकेशन, जिसके अंदर जो है एचआर के फंक्शंस को फोकस किया जाता है और रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग को फोकस किया जाता है। तो ईएचआरएम इज द एप्लीकेशन, जबकि एचआरआईएस जो है दैट इज द टेक्नोलॉजी, दैट इज द डेटाबेसेस, स्मॉल फंक्शन सिस्टम फोकस्ड इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ये जो है द बेसिक डिफरेंस इन एचआरआईएस ये है कि जो ईएचआर है, असल में वो एक एक्चुअल में एप्लीकेशन है ऑफ द ऑल द एचआर फंक्शंस, जो कि एचआरआईएस उसको सपोर्ट करता है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि डेटाबेस है उसके पास या जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके पास, जो कि हम ई रिक्रूटमेंट, ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द एचआरआईएस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह रिलेटेड है कि नीड्स ऑफ एचआरआईएस। एचआरआईएस की ज़रूरत क्या है? प्रोवाइडिंग कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन पिक्चर एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड डेटाबेस। आपकी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक डेटाबेस के अंदर मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी अक्रॉस यूनिट। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम यूनिट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस उसको अपलोड करना, उसे कम्युनिकेट करना, उसके दरमियान में कनेक्टिविटी करना, ये आप कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कंपेटिटिव एज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके एचआर ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के प्रोसेसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर अच्छे हो रहे होंगे। कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डेटा एंड कन्वर्टिंग इनटू द इंफॉर्मेशन। आप डेटा को ले सकते हैं और फिर उसको इंफॉर्मेशन और नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि डिसीजन मेकिंग में काम लिया जा सके उससे। इसी तरह की और भी चीज़ें हैं, इसमें टाइम कम होने की वजह से मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। ये फंक्शंस ऑफ एचआरआईएस है। फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसके अंदर डेटा कलेक्शन है और डेटा मैनेजमेंट है। ये 2 मेन फंक्शन होता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को मैनेज करते हैं। डेटा कलेक्शन के अंदर हु शुड कलेक्ट द डेटा, what kind of data should be collected, how the data would be collected, after the collection data is segregated। तो ये डेटा कलेक्शन के अंदर जो है ये चीज़ें हमें देखनी होती है कि डेटा कलेक्ट कौन कर रहा है, उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, डेटा किस टाइप का है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, और जो है किस तरह वो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका फर्स्ट फंक्शन था। सेकंड फंक्शन के अंदर कि डेटा को एडिटिंग कैसे की जाए, उस डेटा को स्टोर कैसे किया जाए, उस डेटा को रिट्राइव कैसे किया जाए अगर डेटा आगे पीछे हो जाए तो, डेटा की इवैल्यूएशन है, और फिर शेयरिंग ऑफ द डेटा है, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये 2 मेन फंक्शन है एचआरआईएस का, जो डेटा की कलेक्शन करता है और फिर डेटा की मैनेजमेंट करता है। देन वी हैव द यूजर्स ऑफ एचआरआईएस। जो एचआरआईएस है उसके यूजर्स कौन-कौन से हो सकते हैं? कौन लोग हैं जो इसको आमतौर पर यूज़ करते हैं? जिसमें एग्ज़ीक्यूटिव और डायरेक्टर्स हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। सीईओ हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, प्रेज़िडेंट हो गया, वाइस प्रेज़िडेंट हो गया, एग्ज़ीक्यूटिव्स हो गए। एचआर प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एचआर मैनेजर है और अदर एचआर प्रोफेशनल्स हैं। लाइन मैनेजर्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, वो इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह एम्प्लॉइज़ जो वहाँ काम कर रहे हैं, जैसा कि अटेंडेंस के लिए, लीव्स के लिए, कंपनसेशन के हवाले से, सैलरी एंड बेनिफिट्स के हवाले से, सैलरी स्लिप्स के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉइज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके एचआरआईएस के जो सिस्टम है उसे यूज़ करके अपने काम की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं
और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। देन वी हैव HRIS सिस्टम फ्लो वर्कफ्लो, जिसके अंदर जो है हम आमतौर पर इस तरह स्टार्ट होता है। हमारे पास HRIS के ये सिस्टम्स होते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होती है। वहाँ से जो लोग आते हैं वो कलेक्ट होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, कंपनसेशन और हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स। तो ये कुछ सिस्टम वर्कफ्लो इस तरह ही चलता है। पहले आप रिक्रूट करते हैं, उसका डेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाता है, वहाँ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में डेटा चला जाता है, देन द कंपनसेशन पैकेज, और फाइनली हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज है वो सॉल्व होते हैं। तो ये एक सिस्टम का वर्क फ्लो है। इस तरह ये सिस्टम जो है ये काम करता है HRIS जो है। HRIS के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। वैसे तो मशहूर जो सॉफ्टवेयर्स हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ओरेकल है और सैप है। ये दो बड़े मशहूर जो है वो HRIS के सॉफ्टवेयर हैं। और भी बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें एब्रा सूट है, HR सॉफ्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैक्रो सिस्टम है, ओरेकल HRMs है, पीपल सॉफ्ट है, सैप HR जो है वो है, और ABS एटलस बिजनेस सूट। और भी बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि HRIS के जो मॉड्यूल है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये दो बड़े मशहूर हैं, जिसमें सैप और ओरेकल HRMS जो है ये ज़्यादा आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं। पीपल सॉफ्ट भी इस्तेमाल होता है वैसे, और भी हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इसे इस्तेमाल करती है, बट ये जो है ऑर्गेनाइजेशन इसे इस्तेमाल करती है। ये टाइप्स होती हैं ऑपरेशनल, टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक। 3 किस्म का आमतौर पर इसके अंदर डेटा होता है, जिसके अंदर जो है वो आप ऑपरेशनल को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को आप चेक करते हैं, और फाइनली स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड ये 3 जो है वो HRIS के मॉड्यूल्स होते हैं। देन वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ HRIS। HRIS की एप्लीकेशन इन एरियाज में होती है, जिसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, लीव एब्सेंस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, स्किल इन्वेंट्री यानी जो लोगों की कॉम्पिटेंसी है, लोगों की जो स्किल्स है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, लोगों की मेडिकल हिस्ट्री को आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो कि अभी हम बात कर रहे थे मेडिकल हेल्थ एंड इश्यूज की, तो वो आप इस HRIS के अंदर वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आप HRIS के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो भी इसके थ्रू हो सकती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, और भी इसके अंदर काफ़ी सारे जो कि HR से रिलेटेड मॉड्यूल होते हैं वो इसका पार्ट है, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। देन वी हैव HRIS एडवांटेजेस ऑफ HRIS। इसका पहला तो ये है कि स्पीड से आप डेटा को रिट्राइव और प्रोसेस कर सकते हैं। यानी अगर आपको डेटा आपको चाहिए तो आप फौरी तौर पर डेटा आपको मिल सकता है, और डेटा को प्रोसेस करना है तो वो भी। तो स्पीड एक जो है वो नंबर 1 है। नंबर 2, उस डेटा की बहुत आसानी से आप क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डेटा को आप कर सकते हैं। जबकि ये वर्ड, एक्सेल, बाकी जो दूसरी चीज़ें उसके अंदर इसको ये करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। दूसरा इसका ये है कि एक्यूरेसी होती है, स्पीड भी साथ में है और एक्यूरेसी भी होती है डेटा के अंदर। जब इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, आमतौर पर एक्यूरेट रिपोर्ट होती है। देन इनहांस इम्प्लाई कम्युनिकेशन। इम्प्लाई कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर ERP आपके पास है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट आपस में इंटीग्रेटेड है, तो वो जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों तक। तो फास्ट रिस्पॉन्स टू द आंसर द क्यूरी, अगर किसी ने कोई क्यूरी की है तो फौरी तौर पर उसको उसी डेटाबेस के थ्रू जो है वो किया जा सकता है। रिपोर्ट की क्वालिटी बेहतर हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस का कल्चर जो है, वर्क कल्चर बेहतर हो सकता है इसके थ्रू। ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो होंगे। लोगों के ये कहते हैं कि 22 परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है या ये मसला है, तो उनका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो आपके पास इस HRIS जो सिस्टम होता है इसके अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी एक तरह से आपके पास अवेलेबल होता है। देन वी हैव सम डिसएडवांटेजेस। एक तो जब इसको लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो अच्छा खासा अमाउंट लगता है। सैप का अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो हर एक जो फंक्शन है उसका अलग-अलग जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं, और उसके अलग पैसे होते हैं, और ये मिलियंस और बिलियंस के अंदर जो है अमाउंट चार्ज करते हैं, खास तौर पर सैप और ओरेकल जो है। बाकी छोटे-छोटे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको बनाकर देते हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है, उनसे आप बनवा सकते हैं।
इट कैन बी इनकन्वीनियंट। जब आप नई-नई चीज़ जब आप कहीं पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपके लिए इनिशियली बड़ा इनकन्वीनियंट होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसे सीखते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बीइंग। ये भी एक है कि हर चीज़ के लिए कंप्यूटर नहीं किया जा सकता, कहीं पर क्रिएटिव थिंकिंग, इंट्यूशंस, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता। इसी तरह रिक्वायर्ड थॉरो अंडरस्टैंडिंग, तो जो अंडरस्टैंडिंग है हर चीज़ की वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसके लिए ह्यूमन माइंड जो है कंप्यूटर के साथ-साथ ह्यूमन माइंड को भी इस्तेमाल होना चाहिए। फेल्योर टू कीप द प्रोजेक्ट टीम इंटैक्ट, तो इसके अंदर अगर कोई टीम वर्क का कुछ होता है तो वो ज़रा टीम बिल्डिंग है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके अंदर ये प्रॉपर जो है कोई प्रोजेक्ट को इन चीज़ों को मैनेज करने में शायद अभी तक कोई मैनुअल इसके अंदर नहीं आया। फिर पॉलिटिक्स और दूसरी मसाइल जो है वो भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा हर्डल्स बनते हैं। सिस्टम ब्रेकडाउन है, अगर फ़र्ज़ करो कि लाइट चली जाए आपके पास या कोई सिस्टम में खराबी आ जाए या कोई इश्यू हो जाए, तो फिर आप बेटर हैं, आप काम नहीं कर सकते। जबकि मैनुअल में ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन बहरहाल इन तमाम डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी डेफ़िनिटली ये ज़्यादा सूटेबल है ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए और ऑर्गेनाइज़ेशन को इसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा जी, और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये जो है ये कुछ मैंने जो है इसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ एचआरएम, जिसमें ऑपरेशनल, मैनेजरियल, एग्जीक्यूटिव, ये 3 किस्म के जो है वो चीज़ें ये आमतौर पर देता है, जिसके अंदर जो है पेरोल प्रोसेसिंग एग्जांपल दिए इन्होंने, पेरोल प्रोसेस के लिए, टाइम के लिए, अटेंडेंस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। मैनेजर्स के लिए आमतौर पर कैपिटा मेरिट इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए करते हैं, कोई रिपोर्ट निकालनी है उसके लिए कर रहे होते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव प्लानिंग करने के लिए या एग्रीगेट डेटा या बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह बनाने के लिए सारी चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से आप ले सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, वो आप जो है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये एरियाज़ हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेनिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, सक्सेशन प्लानिंग है, एचआर प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक डी प्लानिंग है, फाइनेंशियल, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प आउट करता है। ये स्टेप्स हैं जिसके अंदर आप एचआरआईएस को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्लानिंग कर रहे होते हैं, एनालाइज़ करते हैं, फिर आप डिज़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। तो सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ सेटिंग अप एन एचआरआईएस, तो ये एचआरआईएस के जो है 5 स्टेप्स हैं, जिसमें आप पहले प्लान करते हैं, जाते हैं नीड असेसमेंट करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर उसे डिज़ाइन करते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर मेंटेनेंस करते हैं। तो बस मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है, और अब हम जो है अटेंडेंस लेंगे और अटेंडेंस के बाद आप लोग जा सकेंगे। तो अटेंडेंस की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। कोई अगर सवाल है एचआरआईएस के ऊपर तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ मैं इसे ये जो है स्टॉप कर रहा हूँ। मैं अटेंडेंस की तरफ जा रहा हूँ फिर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। लग रहा है कि किसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम